गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी। एक एलपीपी का ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरह से हम निकालते हैं ये हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस किया था। वहाँ हमने देखा था कि एक एलपीपी को अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हमने तीन तरह की चीज़ें देखी थी, जिसमें हमें बाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा था, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिल रहा था और एक प्रॉब्लम हमने देखी थी जिसमें हमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा था। ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल मेथड के साथ में अगर हम देखें तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ग्राफिकल मेथड से हम केवल वो एलपीपी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स हो। केवल अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम ग्राफिकल मेथड से उस एलपीपी को सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंडली, ग्राफिकल मेथड हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि जब हम ग्राफिकल मेथड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एलपीपी सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि हम कुछ स्केल लेके चलते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ये कोई एलपीपी में सॉल्व कर रहा था, मेरे पास ये मान लीजिए ये फिजिबल रीजन मुझे मिल गया। अब ये जो इक्वेशंस थी हमारी, इनमें जो वैल्यूज जो आ रही है वो मैंने कई बार आपने देखा मैंने सिर्फ स्केल लेके किया था, तो वो जो स्केल हम ले रहे हैं उनसे ये जो पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं ग्राफ पे, वो पॉइंट्स इतने एक्यूरेट हमें कई बार नहीं मिल पाते हैं। तो एक्यूरेसी भी एक चीज़ है जो कि हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन में उतनी नहीं मिल पाती है। और सेकेंडली एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो तो यह है कि हम केवल दो वेरिएबल्स के लिए ही ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एलपीपी ऐसी हो जिसमें दो से ज़्यादा वेरिएबल हुए तो हम उस एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो देन अगर एक एलपीपी जिसमें मोर देन टू वेरिएबल्स हो उसे सॉल्व करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वो ग्राफिकल मेथड से नहीं हो सकती है। देन उसके लिए हम सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स वाली चीज़ें एक बार डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आप लोग भी प्रीवियसली पढ़ तो चुके हो, लेकिन एक बार हम वापस से उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेक्टर्स की। वेक्टर्स आप लोगों को पता है कि एक वेक्टर जो है वो कुछ हमारे पास इस तरह से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ए वेक्टर लिखा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ a1 a2 a3, या कोई बी वेक्टर है मैंने लिया b1 b2 b3 b4। देन एक हम बात कर रहे थे यूक्लिडियन स्पेस की। यूक्लिडियन स्पेस आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एक n डायमेंशनल का यूक्लिडियन स्पेस आमतौर पर हम उसको En से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एन यूक्लिडियन स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स हैविंग n कंपोनेंट्स। तो एक वेक्टर्स का सेट समुच्चय जिसमें वेक्टर्स जो वो सारे हमारे पास n डायमेंशनल हो। जैसे ये वेक्टर है ये हमारा 3 डायमेंशनल है, ये हमारा 4 डायमेंशनल है। तो अगर हम n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस की बात कर रहे हैं तो n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस हमारे पास सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स हैविंग n कंपोनेंट्स इज द यूक्लिडियन स्पेस। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में मैं फर्दर आगे बात करना चाहूँगा लीनियर कॉम्बिनेशन की। ये सारी चीज़ें आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे, लेकिन अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन रैखिक संचय। If a1 a2 a3 has to a and are vectors, then lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 and so on, lambda n an is called a linear combination, या मैं शॉर्ट में इसको LC लिख देता हूँ। इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स वेयर lambda 1, lambda 2 and so on, lambda n are scalars.
तो अगर हमारे पास कुछ n वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 अप टू an आर ऑल ऑफ सेम बिलोंग्स टू द सेम यूक्लिडियन स्पेस, यानी कि सारे जो वेक्टर्स हैं आर द वेक्टर्स ऑफ डायमेंशन। ये सारे वेक्टर्स हमारे पास सेम डायमेंशन की होनी चाहिए, यानी कि अगर a1 हमारा 3 डायमेंशनल है तो a2 भी 3 डायमेंशनल होगा, a3 भी 3 डायमेंशनल होगा। तो सारे जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायमेंशन के हैं, या कहना कि सेम यूक्लिडियन स्पेस से बिलोंग करते हैं। देन λ1 a1 plus λ2 a2 plus λ3 a3 and so on up to λ and an is called a linear combination of these vectors। तो ये जो टर्म है हमारी λ1 a1 plus λ2 a2 plus λ3 a3 and so on up to λ and an, ये भी एक वेक्टर है ऑफ द सेम यूक्लिडियन स्पेस। दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये जो वेक्टर बन रहा है हमारा, ये वेक्टर इन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन या रैखिक संचय कहलाता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी सेम यूक्लिडियन स्पेस को बिलोंग करेगा। देन लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद में हम बात करते हैं लीनियर डिपेंडेंस की। लीनियर डिपेंडेंस, रैखिक परतंत्रता। If a1 a2 and so on an are belongs to en, then these vectors are called linearly dependent। linearly dependent को मैं LD से शॉर्ट का LD से लिखा करूँगा। So these vectors are called linearly dependent if λ1 a1 plus λ2 a2 and so on λ and an equal to 0, where not all lambda i's are 0। तो लीनियरली डिपेंडेंस की हम बात करें, लेकिन परतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इफ a1 a2 a3 है अप टू an आर बिलोंग्स टू en, ये वही यूक्लिडियन स्पेस en के एलिमेंट्स हैं, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये वेक्टर्स जो है वो अपने लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे, रैखिक परतंत्र कहलाएंगे अगर λ1 a1 plus λ2 a2 plus so on up to λ and an equal to 0 हो, जबकि where not all lambda i's are 0, जिसमें सारे lambda i's जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। कम से कम एक लैम्डा ही हमारे पास ऐसा होना चाहिए, एक लैम्डा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो हो, और ये पूरी टर्म यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा जीरो बन रहा है। लैम्डास आर स्केलर्स, तो ये स्केलर्स है लैम्डा सारे, लेकिन कम से कम एक लैम्डा ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस। लीनियर इंडिपेंडेंस रैखिक स्वतंत्रता। if a1 a2 a3
an belongs to En, then these vectors are called linearly independent. linearly independent को मैं शॉर्ट में LI से लिखा करूँगा। तो ये वेक्टर्स linearly independent कहलाएंगे if λ1 a1 plus λ2 a2 and so on up to lambda n an equal to 0 only one when lambda तो लीनियरली इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इफ a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग्स टू en, यानी कि ये हमारे पास n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के एलिमेंट्स है या n डायमेंशनल वेक्टर्स है। तो ये n डायमेंशनल वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, रैखिक स्वतंत्र कहलाएंगे अगर ये इनका एक कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होता है, जहाँ पे लैम्डा सारे जो है वो हमारे स्केलर्स है और इस तरह के हैं कि सारे लैम्डास हमारे जीरो है। If this one zero only when lambda 1, lambda 2, lambda 3 up to lambda n all are zero। अगर ये सारे जीरो होते हैं तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो हो रहा हो तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर जो है वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, रैखिक स्वतंत्र है। तो ये समझ में आया रैखिक स्वतंत्र क्या है, रैखिक परतंत्र क्या है। एक कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास जो सेम यूक्लिडियन स्पेस से बिलोंग करते हैं, यानी कि सेम डायमेंशन के हैं, उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है। उनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो उसमें जो स्केलर्स अपने लैम्डास जो आ रहे हैं, अगर हमारे पास एक भी लैम्डा नॉन जीरो हो और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा हो तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर ये सारे लैम्डा जीरो हो रहे हो और तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनता है, अगर ये सारे लैम्डा जीरो हैं तो ऑब्वियसली ये जीरो होगा ही होगा। यानी हमें एक भी नॉन जीरो लैम्डा ऐसा नहीं मिल पाता है जिसके वजह से एक भी नॉन जीरो लैम्डा नहीं मिल पाएगा अगर हमें सारे के सारे लैम्डास अगर हमारे जीरो हो गए और फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बनता है तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर हमारा, ये वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैं एक एग्जांपल लेके और समझाता हूँ आपको, देखिए। So that the following vectors are linearly dependent। ये हमें तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर हमें दे रखा है 2 3, बी हमें दे रखा है 1 1 और सी हमें दे रखा है 4 5। तो ये देखिए तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, तीनों वेक्टर्स हमारे टू डायमेंशनल है। ए हमारा है 2 3, बी हमारा है 1 1 और सी हमारा है 4 5। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि इनका कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास इस तरह का होगा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो, लेकिन जो स्केलर्स आ रहे हैं उनमें से कम एक स्केलर नॉन जीरो। देखिए हम मान लेते हैं लैम्डा 1 a प्लस लैम्डा 2 b प्लस लैम्डा 2 c इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा 1 2 3 प्लस लैम्डा 2 1 1 प्लस लैम्डा 3 4 5 इज इक्वल टू 0 0। या जीरो से हमारा मतलब जीरो वेक्टर्स है, नल वेक्टर्स है। तो ये देखिए ये हमारे पास
दो इक्वेशंस बन गए। ये देखिए ये हमारा हुआ 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 1 और ये हुआ 1 लैम्डा 1 1 लैम्डा 2, ये हुआ 4 लैम्डा 3 5 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 0। ये एक तरह से हमारा बन रहा है। इनको अगर हम ऐड कर लें तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 0। ये दो वेक्टर्स इक्वल है तो इनके कंपोनेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी 0 होंगे। इट मींस 2 lambda 1 plus lambda 2 plus 4 lambda 3 is 0 and 3 lambda 1 plus lambda 2 plus 5 lambda 3 equal to 0। अब ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अगर हम lambda 1 lambda 2 lambda 3 की वैल्यूज देखें और उनमें से कोई एक भी वैल्यू हमें नॉन जीरो मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे ले लूँगा, ये लैम्डा 1 अपॉन 1 into 5 5 minus 4 1 लैम्डा 2 अपॉन इसको ऐड करने 12 minus 10 2 एंड लैम्डा 3 अपॉन 2 minus 3 that is minus 1। तो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 1 2 और -1 के रेशियो में इस अनुपात में है 1 2 और -1 के अनुपात में है तो ऐसे कोई भी लैम्डास जो हैं वो सारे हमारे पास ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी उनके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। हम इस रेशियो में कोई सी भी वैल्यू ले लो, आप चाहे तो सीधे डायरेक्टली ये ले लेते हैं। अगर हम लैम्डा 1 को 1 लैम्डा 2 को 2 और लैम्डा 3 को -1 रखते हैं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा 0 बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ऐसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ रहे हैं जो कि नॉन जीरो है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा 0 बन रहा है, यानी कि ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। सर given vectors are linearly dependent। इसी तरह से अगर हमारे पास लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आ पाती जो कि नॉन जीरो हो, यानी कि तीनों लैम्डा की वैल्यू 0 ही होती, ये देखिए जो इक्वेशन बन रही है ना ये होमोजेनियस इक्वेशन है इक्वल टू 0 0 है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का 0 0 0 तो एक सोल्यूशन नहीं है, ट्रायंगल सोल्यूशन हमारा। तो अगर केवल ट्रायंगल सॉल्यूशन हमें मिल रहा हो यानी केवल 0 0 0 ही हमें मिल रहा हो, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और 0 0 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन अगर हमें मिल रहा है जैसा कि यहाँ हमें देख रहे हैं कि यहाँ हमें मिल पा रहा है तो उस केस में ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास अगर वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखिए इसके बाद में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैनिंग सेट की जनक समुच्चय। स्पैनिंग सेट या जनक समुच्चय। तो मान लीजिए एक कोई हमारे पास सेट है set of vectors and B is its subset, B इसका कोई सबसेट है, समुच्चय है and all elements
कि are such that they can express as a linear combination of vectors of set B, then set B is called spanning set of set B. ये मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है, एक सदिशों का कोई समुच्चय है, और बी इसका कोई सबसेट है, उपसमुच्चय है, और बी इस तरह का है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स को हम बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सेट बी जो है वो हमारे सेट ए का स्पैनिंग सेट है, उसका जनक समुच्चय है, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स आर जनरेटेड बाय द वेक्टर्स ऑफ सेट बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनको हम बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का स्पैनिंग सेट है, जनक समुच्चय है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं तीन सेट लेता हूँ। E1 मैंने लिया 1 0 0, E2 मैंने लिया 0 1 0, और E3 मैंने लिया 0 0 1। तो ये देखिए हमारा जो 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, E3 जो है, E3 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। यानी कि अगर एक सेट मेरा बी सेट है, ये लेता हूँ E1 E2 E3, so all the elements of Euclidean space E3 can be expressed as a linear combination of E1 into E3. It means the set B, this one, is the spanning set of Euclidean space E3. E3 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के x y z टाइप के। तो x y z को मैं x E1 x इसको x y z को हम x E1 प्लस y E2 प्लस z E3 इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया E1 into E3 का। तो E3 के जो भी एलिमेंट्स हैं, ये देखिए XE1 हमारा क्या बन जाएगा, XE1 प्लस YE2 प्लस ZE3, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक बार मैं लिख देता हूँ, XE1 प्लस YE2 प्लस ZE3, तो ये होगा हमारा X100 प्लस Y010 प्लस Z001। अब ये देखिए होगा x प्लस 0 प्लस 0, x कॉमा 0 प्लस y प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस z, ये हो गया x y z। तो x y z को हम xe1 प्लस ye2 प्लस ze3 इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ E3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3। It means this set is the spanning set of E3। तो ये हमारे E3 का जनक समुच्चय होगा। अब देखिए एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक साइड आधार समुच्चय।
बेसिक सेट या आधार समुच्चय। आधार समुच्चय हम कहेंगे कि इफ एलिमेंट ऑफ स्पैनिंग सेट are linearly independent, then it is called basic set। यदि जनक समुच्चय के अवयव या वेक्टर्स सदिश जो है इनके अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हम कहेंगे कि ये जनक समुच्चय जो है वो हमारा एक आधार समुच्चय है। यानी कि एक तरह से हम कहें कि इफ B इज अ सबसेट ऑफ Pn and then B is basic set if, तो B जो है B मान लो हमारा कोई सबसेट है Pn का, तो B जो है वो हमारा बेसिक सेट या आधार समुच्चय कहलाएगा अगर इफ B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड B is spanning set of E। तो आधार समुच्चय हुआ अगर एक समुच्चय B है जो कि Pn का सबसेट है, तो वो Pn का आधार समुच्चय कहलाएगा इफ B is linearly independent and B is spanning set of En। तो आधार समुच्चय हुआ कि एक समुच्चय का आधार समुच्चय हम उस समुच्चय को कहेंगे जो एक तो उसका जनक समुच्चय हो और दूसरी बात कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें होती हैं यानी कि किसी सेट का जनक समुच्चय या स्पैनिंग सेट अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उस स्पैनिंग सेट को हम कहेंगे बेसिक सेट। तो ये कुछ डेफिनेशंस हुई। देन नेक्स्ट पीरियड में हम कुछ और आगे डिस्कस करते हैं।